ऐसे ऐसी फैमिलीज से निकल के बिजनेस की तरफ आना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लोग रिलेट भी कर सकते हो। एक शहर से ड्राई फ्रूट्स खरीद रहा था, एक शहर से पैकेट खरीद रहा था, उनको पैक करके ऊपर स्टिकर लगा के वो सिर्फ बेच रहा था ऑनलाइन। कोई 2-3 एग्जांपल्स दें कि यार ये प्रोडक्ट जो है ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है। बैंकर ने बताया कि मैं हैरान हो गया उस बंदे की स्टेटमेंट देख के जो कि बाल एक्सपोर्ट करता है, कटे हुए बाल, मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड लगाने से ज्यादा सेल हो रही है? और हंटिंग में एक और फैक्टर भी आता है कि आप मार्केट के गैप को आइडेंटिफाई करें कि यार क्या मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेते हुए कोई गैप है, क्या इस प्रोडक्ट को मैं मजीद बेहतर कर सकता हूँ, क्या इस प्रोडक्ट को मैं मजीद सस्ता कर सकता हूँ। और मैंने नोटिस किया कि लोग अंडररेट करते हैं दराज को। आपकी जो पैकेजिंग है वो या तो मार्केट से अच्छी हो या मार्केट के स्टैंडर्ड्स पे हो। बेशक कम बजट लगा के आप प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर से काम करवाएं, क्योंकि उसका आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। जब हम डिजाइनर की कोटेशन हमारे पास आती थी तो हमारे बड़ा दिल पे जाके लगती थी कि यार इतना पैसा, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब वो चीज़ बनी, जितना मैं कहता हूँ हमने उसको दिया था ना, उससे 10 गुना से भी ज़्यादा, यानी सिर्फ उस ब्रांडिंग की वजह से, सिर्फ ब्रांडिंग की वजह से। आपकी तरफ से एक अच्छी एडवाइस है लोगों को जो सुन रहे हैं कि यार अगर आपके पास कम बजट है तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पीपल्स नेटवर्क। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द पीपल्स नेटवर्क का जो मकसद है, जो विज़न है, वो ये है कि लोगों तक ऐसा कंटेंट पहुंचाया जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। आप लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस भी देखी होगी। एक हमने सबसे पहले वीडियो बनाई थी जो पॉडकास्ट की थी, पॉर्न एडिक्शन पे और मैस्टरबेशन पे की थी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा जो मकसद था वो ये था कि यूथ में जो एक इशू आ रहा है उसको सॉल्व किया जाए और उसको देखा जाए कि कितना बड़ा मसला है। सेकंड हमने पॉडकास्ट की है कि कंटेंट क्रिएशन पर, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है और कैसा कंटेंट बनाना है, क्या इश्यूज़ आते हैं, वो सब चीज़ों पे हमने बात की। आज की पॉडकास्ट आज हमने रखी है बिज़नेस पर। मैंने जो गेस्ट बुलाए हैं वो इसलिए बहुत ज़रूरी थी ये पॉडकास्ट रखना ताकि एक ले मैन जो है वो कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट करें 2025 में। हम लोग बहुत सारी स्टोरीज़ देखते हैं ऐसे लोगों की जो लोग बिज़नेस में अपने सक्सेस हो चुके होते हैं, और इससे क्या होता है कि जब हम देखेंगे यार वो तो लाखों करोड़ों का बिज़नेस है, उसमें एक आम आदमी कुछ कम पैसों से जो है वो कैसे स्टार्ट करें। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस पॉडकास्ट में सारे सवालात करेंगे ताकि एक आम आदमी को पता चले कि वो अपने कम पैसों से भी जो है वो कैसे जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो जो हमारे गेस्ट हैं आज के, उन्होंने रिसेंटली लास्ट ईयर जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है हम अपना बिज़नेस जो है 2025 में कैसे ग्रो करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सुभान भाई? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिफोर स्टार्टिंग सुभान भाई थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं कि आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही, कॉलेज लाइफ, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ, और अभी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो क्या जा रही है? अच्छा, मेरी रिहाइश शुरू से और मेरी पैदाइश भी इस्लामाबाद के साथ ही एक वाह कैंट रीजन है रावलपिंडी डिवीज़न में, वहाँ पे हुई। और जो मेरी स्कूलिंग है वो स्टार्ट से ही सर सैयद स्कूल, एक वाह कैंट का काफ़ी मशहूर स्कूल है, वहाँ पे हुई। उसके बाद मैं एलिमेंट्री स्कूल के बाद कुछ अरसे के लिए यूएई चला गया। उसके बाद स्कूलिंग मैंने वापस तकरीबन 7th-8th क्लास में आगे यूएई में आप पढ़ने के लिए गए या वैसे ही मतलब? अब मेरी फैमिली ही मूव कर गई थी यूएई, तो वहाँ जाके भी आपने पढ़ा, वहाँ पे स्टडी की? जी, जो जिस क्लास से यहाँ पर मैंने डिसकंटिन्यू की थी स्टडीज़, फिर यूएई में जाके वहीं स्टार्ट की। तो वापस आकर पाकिस्तान में फिर से सर सैयद स्कूल में ही अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की, और उसके बाद मैंने प्री इंजीनियरिंग में एफएससी किया हाईटेक कॉलेज से। और वो करने के बाद मैंने प्री इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया यूईटी टेक्सला में, और वहाँ से मैंने 21 में डिग्री वहाँ से कंप्लीट की, जो कि थोड़ा सा टाइम कोविड में था। और उसके बाद फिर यानी कोविड में आपको थोड़ा बेनिफिट मिल गया। हाँ, कोविड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं ये चीज़ के कोविड का काफ़ी एडवांटेज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिग्री आपकी कौन सी थी? इलेक्ट्रिकल। तो ये क्या शौक से रखी थी या कोई प्रेशर वगैरह? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बस मशवरे के तहत रखी थी, वालिद साहब की शौक़ के तहत रखी थी। मेरा इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, बट क्योंकि प्री इंजीनियरिंग मेरी ठीक थी तो मुझे इतना कोई मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जैसे ही मैं पास आउट हुआ था तो वो मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट की थी। सही। तो ये बिज़नेस की तरफ कैसे आप आए हैं? तो यूनिवर्सिटी लाइफ में जैसी लड़कों की आदत होती है, हम लोग डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस को
एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहते कोयटा होटल थे। कोयटा होटल में बैठ के जो जाऊँ करते नॉर्मल रहते। आदत होती है। तो अपने कुछ दोस्तों के साथ, एक दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा तो करने की कोशिश भी करते थे। थोड़ा बहुत मैंने ऑनलाइन तब काम शुरू भी किया, जो कि थोड़ा किक स्टार्ट हुआ, बट फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो उसके बाद फिर मेरे, जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं यूएई चला गया था, तो मेरे फादर जब यूएई से वापस आए तो उन्होंने बिज़नेस करने का फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करते हैं। तो वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि एक बिल्कुल ही स्क्रैच से मुझे मौका मिला बिल्कुल चीज़ों को। ऑब्वियसली जब आपका फैमिली बिजनेस होता है, आपके वालिद या आपका बड़ा भाई कोई चीज़ स्टार्ट कर रहा होता है, तो आप समझे आप खुद ही ड्राइविंग सीट पे होते हैं, आप डिसीजंस में हिस्सा भी ले रहे होते हैं, आप चीज़ों को बहुत क्लोजली देख भी हाँ। रहे होते हैं। तो उनके लिए भी बिल्कुल नया था, उन्होंने भी सारी ज़िंदगी जॉब की थी और अब वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? ये एक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही बिज़नेस था, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का। जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिक की चीज़ें होती हैं, जैसे पंखे वगैरह होते हैं, लाइट्स वायर्स वगैरह, तो ये सब कुछ हमने बिल्कुल स्टार्ट से सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे जो कि ऑलरेडी ये 25-30 साल से बिज़नेस अपने गाँव में सरगोदा साइड पर कर रहे थे। तो हम लोगों ने उनके पास हम गए भी, उन्होंने हमें मशवरे भी अच्छे दिए, फिर उन्होंने हमें गाइड किया कि हमने कैसे चीज़ों को लेके चलना है। तो वहाँ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक शौक़ डेवलप हुआ। मेरी आदत ये होती थी कि मैं फिर यूनिवर्सिटी से जैसे ही फ्री होता था या वीकेंड्स पे मैं सीधा अपने जाके स्टोर पे बैठ जाता था। और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने ज़िंदगी की पहली सेल की थी, तब हमारा शटर भी हाफ खुला हुआ था। तो बस एक बंदे को रैंडमली, वो दुकान की पहली सेल थी बेसिकली, वो मेरे लिए तो एक यादगार मोमेंट है कि आउट ऑफ नोवेयर वो सेल की थी। फिर मैंने अपने वालिद साहब को बताया और ये सबको बताया। तो खैर वहाँ से एक अल्हम्दुलिल्लाह एक रुझान पैदा हुआ, एक शौक़ पैदा हुआ। और फिर जब एक इंसान के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है तो फिर एक थॉट आ जाती है, फिर उसको हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फिर वही थॉट लेके हमने डिफरेंट चीज़ों की तरफ एक्सपेरिमेंटेशन की, जैसे कि दराज होता है, ये टिकटॉक शॉप आजकल बहुत मशहूर है दूसरे मोबाइल, यानी आपने दराज वगैरह पे भी काम किया है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, करंटली भी मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा ये जो टिकटॉक शॉप होती है, जो यूके वगैरह में लोग करते हैं, यूके में यूएस में लोग करते हैं, उसके साथ साथ प्राइवेट लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने जिक्र किया, वो भी हमारा अभी फंक्शनल है। तो बस इस तरह से शौक रास्ते से रास्ता बनता है। मतलब वो ज़ाहिर बात है, जब फैमिली में अक्सर ऐसा ही होता है कि एक बिज़नेस स्टार्ट किया किसी फैमिली ने तो नस्ल दर नस्ल वो एक बिज़नेस आता है। वो उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है कि यार वो ज़ाहिर बात है, घर का बिज़नेस होता है तो बच्चा सीख रहा होता है कि यार बिज़नेस कैसे करना है, उसमें मसाइल क्या हैं, उसको हल कैसे करना है। तो बड़ा फ़ायदा देता है इंसान को ना जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या वो जब खुद बिज़नेस स्टार्ट करने लगता है। हाँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग एक कुछ फैमिलीज होती है ना जिनका बैकग्राउंड में ही सब बिजनेसमैन ही होते हैं, जिनकी फैमिली एक बिज़नेस करी होती है या वो बिज़नेस को मोटिवेट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे फादर, जैसा कि मैंने जिक्र किया, उन्होंने सारी ज़िंदगी जॉब की है, वो भी एक इंजीनियर थे। और मेरे जितने भी फैमिली में लोग हैं वो 90% जॉब ही करते हैं, बल्कि 99% जॉब करते हैं। सिर्फ एक दो लोग हैं जो कि बिज़नेस की तरफ जिनका टिल्ट है। और इसीलिए बस ऐसी फैमिलीज से निकल के बिजनेस की तरफ आना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लोग रिलेट भी कर सकते हो। हाँ, ये अच्छा हो जाता है कि बंदा जो है, एक आम बंदा जो है वो रिलेट कर पाता है कि यार ये हम में से ही एक बंदा जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। लाइक आप समझें कि मैं होस्ट नहीं हो रही, अभी कोई पॉडकास्ट नहीं हो रही, मैं आपके पास आता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार सुभान भाई मैंने जो है बिज़नेस स्टार्ट करना है, जो है मुझे अब स्टेप बाय स्टेप बताएं कि मैं 2025 में कैसे बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तला भाई, सबसे पहले तो हमें अपने रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। जो भी इंसान स्टार्ट करना चाहता है, वो अब हो सकता है कि वो, जैसा कि मेरे वालिद थे, वो एक अपनी जॉब का करियर ऑलमोस्ट कंप्लीट करके ये स्टेप ले रहे थे। काफ़ी लड़के होते हैं वो 16-17 साल की उम्र में। रिसेंटली मेरी एक लड़के से बात हुई, वो फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो और उसने मुझे बताया कि वो सिंगल हैंडेडली उसने अपना काम स्टार्ट किया एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ। तो हर कोई डिफरेंट स्टेज पे हो सकता है। तो सबसे पहले जिस इंसान में शौक़ है उसको अपने रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करना चाहिए कि उसके पास बेसिकली कितना कैपिटल है जो कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और कितना कैपिटल है जो वो अरेंज कर सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर
पैसा आपका ही लग रहा हो सकता है कि आप किसी इन्वेस्टर के साथ काम करें, तो सबसे पहले तो इस चीज़ को इवेल्युएट करने की ज़रूरत है कि आप कितना अपने पैसा, रिसोर्सेज वगैरह देखें। बिल्कुल क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है, इंसान को थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। आपकी इन्वेस्टमेंट डबल भी हो सकती है और ख़त्म भी हो सकती हाँ, है। तो इसलिए सबसे पहले तो इंसान को ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि उसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है। लेकिन इसमें ये बताएं कि कोई लिमिट है, मतलब कि यार कम से कम जो है वो इतनी हो, जिस 2025 में अगर किसी ने बिज़नेस स्टार्ट करना है, मिसाल के तौर पे किसी के 30 के हो, 50 के हो, तो कम से कम इतनी लिमिट हो, देन आप जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिज़नेस करना चाहते हैं। एक बहुत ही आम मॉडल है कि कहीं से चीज़ सस्ती ख़रीदो और आगे महंगी बेचो। किसी भी मैन्युफैक्चरर से चीज़ ख़रीदो और आगे बेचो। जैसे कि हमारे जो, मैं कह सकता हूँ 70% बिजनेसेस माशरे में इसी तरह चल रहे हैं कि वो कहीं से कोई चीज़ परचेज करते हैं और किसी और मार्केट में बेचते हैं। लाहौर में शाह आलम मार्केट भरी पड़ी है, वहाँ से लोग ख़रीदते हैं और पूरे पाकिस्तान में बेचते हैं। रावलपिंडी में राजा बाज़ार भरा पड़ा है। इसी तरह सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आप करना, और जो आपने अमाउंट मेंशन की 30,000, 50,000, इवन 5,000, इससे यही चीज़ एक ज़्यादा आसान है करनी कि आप इससे कोई एक ऐसी चीज़ सोर्स करें जिसकी प्राइस आपको कम मिले और वो आप किसी ऐसी मार्केट में बेचें जहाँ पे वो थोड़ी महंगी प्राइस पे बिक रही हो और आप उस प्राइस को मीट करें या उस आप चीज़ को बेहतर करें। इसको हम लोग कह सकते हैं वाइट लेबल कह सकते हैं, या आप कहीं से कोई चीज़ खरीदें और उसको अपनी पैकेजिंग में लें। जैसे ड्राई फ्रूट्स का काम, जैसे मैंने एक लड़के का जिक्र किया जिससे मेरी बात हुई थी, वो एक बहुत सिंपल मॉडल पे चल रहा था। 30,000 उसकी इन्वेस्टमेंट क्या थी। प्रोडक्ट था? ड्राई फ्रूट्स। उसकी 30,000 इन्वेस्टमेंट थी और वो बस एक शहर से ड्राई फ्रूट्स ख़रीद रहा था, एक शहर से पैकेट ख़रीद रहा था, उनको पैक करके ऊपर स्टिकर लगा के वो सिर्फ बेच रहा था ऑनलाइन। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं और आप चाहें तो आप प्राइवेट लेबल भी बना सकते हैं, यानी एक अपना प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कोई 2-3 एग्जांपल्स दें कि यार ये प्रोडक्ट जो है ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, इस तरह को इंशाल्लाह सब चल सकता है। मतलब हम जैसे जैसे वक्त गुजारते हैं दुनिया में तो हमें पता लगता है यार लोग तो कटे हुए बाल भी बेच रहे हैं, लोग तो इवन मट्टी और लकड़ी भी बेच रहे हैं। ऐसा ही एक बैंकर ने बताया कि मैं हैरान हो गया उस बंदे की स्टेटमेंट देख के जो कि बाल एक्सपोर्ट करता है, कटे हुए बाल, मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। तो वो कहता है कि जब वो बंदा लेने आया गाड़ी तो मैंने उससे पूछा कि यार अब करते क्या है? उसने कहा जी मैं बाल एक्सपोर्ट करता हूँ। उसने कहा शायद जानवरों के, उसने कहा नहीं जी इंसानों के बाल। तो बिकने को इंशाल्लाह बहुत कुछ बिक सकता है, बट इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप कुछ भी उठा के बेचना शुरू कर दें। यानी प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मार्केट रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, मार्केट देख के। तो आप प्राइवेट लेवल करना चाहते हैं, आप वाइट लेवल करना चाहते हैं, आप ड्रॉप शिप करना चाहते हैं, इन दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन करें, प्राइवेट लेवल और वाइट लेवल। प्राइवेट लेवल बेसिकली आपका अपना प्रोडक्ट है जो आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और आप खुद उसको डिज़ाइन करते हैं, खुद बनाते हैं। एक डिफरेंट प्रोडक्ट होता है। आप किसी भी किस्म की ड्रिंक को प्राइवेट लेवल समझ सकते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकेजिंग तक सब चीजें मेरी अपनी। बेशक आप वो मैन्युफैक्चर किसी और से करवाएं, मतलब आपका मतलब ये कि मेरे लोगों के साथ, इस तरह आप कह रहे हैं कि मेरे ब्रांड के लोगों के साथ वाइट लेबल में भी आ जाता है। जैसे कि वाइट लेबल में ऐसे है, जैसे मैंने ये ड्राई फ्रूट्स की बात की, अब प्रोडक्ट किसी और ने उगाया है, किसी और ने सुखाया है और इन्होंने सिर्फ पैक किया। अब हो सकता है मैं भी वो पैक करना शुरू कर दूं अपने लोगों के साथ, ठीक है। एक तो ये है, और एक है कि एक चली हुई प्रोडक्ट है, हम उसको बस खरीद के बेच, जैसे कोई भी बड़ा शैम्पू हो सकता है, कोई भी ऑयल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप बेच दें। अच्छा, और प्राइवेट लेवल में आप मैन्युफैक्चर, मतलब आप डिज़ाइन खुद करवाते हैं। हो सकता है आप मैन्युफैक्चर सियालकोट से करवा रहे हो या कहीं और से करवा रहे हो, बट डिज़ाइन आपका अपना होता है, ब्रांडिंग आपकी अपनी होती है। और एक ड्रॉप शिपिंग का भी एक मॉडल है हमारे यहाँ पाया जाता है कि आप इन्वेंट्री किसी और के पास है, आप बस उसको सेल कर रहे हैं ऑनलाइन या फिर आप इन स्टोर सेल कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी पाई जाती हैं। तो बंदा डिसाइड कर ले कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं वाइट लेवल करना चाहता हूँ, मैं प्राइवेट लेवल करना चाहता हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। ड्रॉप शिपिंग की आपने बात की है, मैं ये चाहता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है इस्लाम हमें अलाउड नहीं करता, क्योंकि सिर्फ ड्रॉप शिपिंग तो हमारे यहाँ यही चल रही है ना कि आगे पास प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, और मैंने उस किसी का ऐड उठा लिया, पिक्चर उठा लिया, मैं कह रहा हूँ कि मैं सेल कर रहा हूँ,
और मेरे पास पर्सनली नहीं है, मैं उसका मालिक नहीं हूँ और मैं उसका प्रोडक्ट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इसका सही तरीका क्या है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में काफ़ी ओपिनियंस हैं जितना मैंने देखा है। अल्लाह गलती को सही माफ आपने ड्रॉप करे। शिपिंग की है? नहीं, मैंने ड्रॉप शिपिंग नहीं की पर्सनली। हाँ, बल्कि हमने बहुत छोटी मिकदार में की है। अच्छा। वो हमने की है, हमने कुछ दोस्तों ने मिलके यूके में की थी टिकटॉक शॉप, जब वहाँ पे आई थी नई, तो हमने उसकी ड्रॉप शिपिंग की थी बहुत कम क्वांटिटी। अब उसमें भी जब हम ड्रॉप शिपिंग ना करने की बड़ी वजह यही है कि उसमें ग्रे एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, ज़ाहिर है। और ये मेरी एक मशवरा भी है जिन तमाम व्यूअर्स को कि हलाल हराम को ज़रूर प्रायोरिटी के सामने रखें, प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि अक्सर पता नहीं चलता कि जैसे कि हदीस भी है कि आखिर में लोग ये इसकी परवाह छोड़ देंगे कि मेरा माल हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। तो ड्रॉप शिपिंग में जो मुझे पता चला डिफरेंट उलमा को सुनने के बाद, डिफरेंट फतवे देखने के बाद, वो यही समझ में आई कि आप किसी चीज़ की मलकियत लेने से पहले उसको आप बेच नहीं सकते। यानी अगर मैं ये माइक बेचना चाहता हूँ तो इसके लिए लाजमी है कि सबसे पहले ये मेरी ओनरशिप में आए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई राह चलता माइक दिखाऊँ आपको और कहूँ ये आप मेरे से ख़रीद लें और मैं आपसे पैसे भी ले लूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट मैं आपको बेच दूँगा, क्या आप लेना चाहते हैं? आप कहते हैं मैं लेना चाहता हूँ। ज़रूरी है कि मैं आपसे उसकी पेमेंट ना लूँ, मैं जब वो चीज़ अपनी मलकियत में ले लूँ उसके बाद पेमेंट लूँ। ज़्यादातर हमारे यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि लोग पहले पैसे ले लेते हैं उसके बाद चीज़ को ख़रीदते हैं, जो कि शरन, अल्लाह गलती को तो माफ़ करे, उलमा की कमेंट्रीज़ में मुझे यही समझ आई है कि ये चीज़ सही नहीं है। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक है ऑर्डर नाउ और एक है बुक नाउ। अगर मैं बुक करता हूँ तो ठीक है, आप मिसाल के तौर पे आप बेच रहे हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो है ये लेना है, आप कहेंगे कि बुक करें, ठीक है। हाँ, हम बुक कर अगर आप कहेंगे कि नहीं ऑर्डर करें, मैं आपको डायरेक्ट ट्रांजैक्शन दे देता हूँ, या आप इवन ऑर्डर नाउ कह सकते हैं, बट आप उससे अमाउंट ना लें। आप यानी आप फिर मेरे से अमाउंट नहीं लेंगे। आप बाय नाउ ना करें, आप ऑर्डर नाउ भी चलें, कुछ समझ आता है, बुक नाउ भी समझ आता है, बट बाय नाउ ये चीज़ नहीं समझ आती। तो हो सकता है कि इस पे मज़ीद कमेंट्रीज़ भी अवेलेबल हों, क्योंकि ये चीज़ बहुत वास्टली हो रही है दुनिया के हर तकरीबन मुल्क में। इवन पाकिस्तान में भी अब ऐसे मौक़े मौजूद हैं, बल्कि चलें इसका भी जिक्र हो जाएगा कि ऐसे मौक़े भी मौजूद हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको अलाउ कर रही हैं कि आप ड्रॉप शिप करें, आप चीज़ बेचें और आप उसका कुछ परसेंटेज आप उसका कुछ परसेंटेज ले लें, या आप जितनी मर्ज़ी की बेचें, आप उनके पास इन्वेंट्री मौजूद है। अब इसका ख्याल आपने रखना है कि मैं इसको तमाम शरई असूलों के मतलब को मद्देनज़र रखते हुए ही करूँ। ओके, ये तो हमने बात कर ली हंटिंग की, प्रोडक्ट हंटिंग की। अब बात करते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग की। हाँ, यहाँ पे आप कुछ इस पहले स्टेप में हम लोग ये कुछ क्या कहते हैं शॉर्टलिस्ट कर लेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं, और इसी में हंटिंग भी आ जाएगी कि हम लोग कोई चीज़ फाइनल कर लेंगे कि यार मैं इसकी रीपैकिंग करना चाहता हूँ, इसकी रीब्रांडिंग करना चाहता हूँ, या ये चीज़ मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ। आजकल बहुत मशहूर हैं सीरम्स और हेयर ऑयल्स और कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स, लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, अपने फार्मूलाज बनाते हैं, और हमारा प्राइवेट लेबल भी इसी से रिलेटेड है। अच्छा, तो उसके बाद जब आपकी हंटिंग कंप्लीट हो जाती है, और हंटिंग में एक और फैक्टर भी आता है कि आप मार्केट के गैप को आइडेंटिफाई करें कि यार क्या मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेते हुए कोई गैप है, क्या इस प्रोडक्ट को मैं मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ, क्या इस प्रोडक्ट को मैं मज़ीद सस्ता कर सकता हूँ, क्या इस प्रोडक्ट में मैं कोई यूनिकनेस या कोई जिद्दत ला सकता हूँ। तो ये सब भी हंटिंग में, इससे भी आपको, जैसे कि हमारे पास फ्लेवर्स ही आ जाते हैं डिफरेंट। आपके पास योगर्ट थी, फ्लेवर्ड योगर्ट नहीं थी, वो आ गई। फिर फ्लेवर्ड योगर्ट की आउटलेट नहीं थी, वो भी आ गई। आपके पास एक ड्रिंक थी, उसका एक फ्लेवर अवेलेबल नहीं था, वो आ गया। तो यानी ये सब आप इसको हंटिंग में डाल सकते हैं। हंटिंग करने के बाद जी आप बिल्कुल सोर्सिंग पे आएंगे। सोर्सिंग में एक बात बड़ी मुझे याद आती है, जिन फैमिली रिलेटिव से हमने सीखा था, जिनका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि जो 30 साल से इस फील्ड में थे बिज़नेस की, उन्होंने कहा कि आप हमेशा खरीद में आप पैसे बचाते हो, आप बेचते हुए पैसे नहीं बचाते, आप हमेशा प्रोडक्ट ख़रीदते हुए पैसे बचाते हो। तो उस वक्त बात समझ में नहीं आई, बट वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ समझ आई कि आप जितनी सस्ती चीज़ लोगे, आप समझें आपकी बचत हुई है। क्योंकि मार्केट में तो एक बेंचमार्क सेट हो चुका है कि इस चीज़ की प्राइस रेंज ये है। आप आउट ऑफ द ब्लू आपको आप चेंज इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। आपकी प्रोडक्ट बहुत यूनिक हो, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत बड़ा ब्रांड हो, तो बिल्कुल, या तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हो।
तो वरना फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप आगे अपने स्टैंडर्ड्स पे खेलें। ऑब्वियसली आपने एक मार्केट में कम्पीट करना है, तो सोर्सिंग में आपने यानी प्रोडक्ट जब सोर्स कर रहे हो तो सबसे मेन चीज़ जो उसकी प्राइस पे फोकस करें, प्राइस और क्वालिटी। ऑब्वियसली प्राइस और क्वालिटी कि यार ऐसी प्राइस पे लूँ ताकि मेरा आगे जाके प्रॉफिट जो है वो सेलिंग। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट जो मार्केट में 1000 का बिक रहा है और मैं ला के 2000 का बेच दूँ, जिसमें आपने बताया कि अगर मैं शुरू में ही महंगा ले लूँगा मैं, तो फिर आगे जाके मेरे लिए शुरू होगा। सेकंड चीज़ आपने कही कि क्वालिटी सोर्सिंग में, बिल्कुल आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट स्टैंडर्ड्स पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से नीचे हो। अगर आप कोई कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपकी प्रोडक्ट इचिंग करती हो, कोई डैंड्रफ करती हो, इस तरह के मसाइल नहीं होने चाहिए। बस एक जेनेरिक एग्जांपल दिया मैंने। तो प्रोडक्ट अप टू द मार्क होनी चाहिए मार्केट के। उसके साथ साथ आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी प्रोडक्ट सस्ती हो। जितनी आप कम सोर्स करवा सकें, जितनी आप सस्ती सोर्स करवा सकें उतना बेहतर है। और इससे एक चीज़ और भी माइंड में आती है कि जिस चीज़ का आपको सस्ता सोर्स मिल गया ना, आप उस पर काम शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल जो लोग रहते हैं जिनके इलाके में कोई चीज़ सस्ती बनती है और उनको पता है कि फ्रूट वगैरह हो गया, जैसे फ्रूट हो गया, जैसे कि मुल्तान के लोग आम के लिए मशहूर हैं, उनके इलाके में आम सस्ता है तो वो बेचते हैं। ये गिलगित के लोग, ये नॉर्थ के लोग, ये लोग ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं क्योंकि इनके इलाके में ड्राई फ्रूट सस्ता है। तो जिस चीज़ का आपको सोर्स अच्छा मिल गया ना और आपको एक मार्केट गैप आइडेंटिफाई हो गया है, मेरा ख्याल से अक्लमंदी इसमें है कि आप कुछ ना कुछ करके ना उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें। खुद ना लॉन्च करें तो बेशक किसी के साथ मिल के लॉन्च कर दें, कोलैबोरेशन में काम हो सकता है, पार्टनरशिप मतलब छोटे लेवल पे कम से कम स्टार्ट कर दें, तो उसके बाद आप सोर्सिंग की तरफ आ सकते हैं। मतलब जो लोग पाकिस्तान में ऐसी सिटीज़ में रहते हैं जिनकी सिटी में कोई बंदा फैसलाबाद में रहता है जी, अब उसको पता है कि फैसलाबाद में जो है कपड़ा जो है वो बहुत सस्ता है अच्छा कंपेयर टू अदर सिटीज़, तो उसको चाहिए कि किसी न किसी तरीके से वहाँ से एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान से चलें, एक्सपोर्ट एक बड़ी चीज़ है, बट कम से कम दूसरे सिटीज़ में जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू करें। मैंने नोटिस किया कि लोग अंडररेट करते हैं दराज को। दराज हमारा एक लोकल प्लेटफॉर्म है। लोकल प्लेटफॉर्म तो नहीं कह सकते, अब तो एक दो और कंट्रीज में भी आ गया, बांग्लादेश पता नहीं, अब एक इंटरनेशनल इंडोनेशिया में पता नहीं किस में है, बांग्लादेश में है, आप इवन चाइना में भी सेल कर सकते हैं। तो आप पाकिस्तान में बैठे आप इंटरनेशनल मार्केट को भी रीच कर सकते हैं। हमारे लोग उसको बहुत अंडररेट करते हैं। मतलब मैंने बहुत से लोगों से बात की है, वो कहते हैं यार नहीं फ़ायदा नहीं है, बचत नहीं है। ठीक है, आपके वो कुछ टैक्सेशन उनकी है, वो फिर वो कहते हैं कि दराज पे कटिंग ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा है। बट देखें, आप 100 रुपये कटवा रहे हैं तो आप 100 रुपये कमा भी तो रहे हैं। ये उससे तो बेहतर ही है कि अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे। तो अगर कुछ लोगों के लिए हम कंपेयर करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़के के पास हैं ही 40,000, 30,000, 25,000, इवन 15,000, उसके लिए आसान है कि वो प्रोडक्ट खरीदे और दराज पे लगाए। चीज़ उसकी बिकती रहेगी इंशाल्लाह, जब वो प्रॉफिट ले देन वो। हाँ, और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो शॉपिफाई का स्टोर ले, उसकी मंथली सेल्स लगाए, मेटा एड्स चलाए, वो एक लंबी कहानी है। तो ये एक बहुत इजी प्लेटफॉर्म है। तो आपको कोई सोर्स मिला है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपके पास यानी पाकिस्तान में दराज जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी लोग फॉर द बिगनिंग। लोग, मैं आपको बताऊं, इवन पॉडकास्ट काफ़ी हैं, वीडियोस काफ़ी हैं, लोग, ख़वातीन, बच्चे दराज से अच्छे खासे पैसे यकीन, सही बात। असल में वही मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि हम लोग वो अपने आप को करते रहते हैं, नहीं यार बिजनेस करना मुश्किल है, मतलब उसके नुकसानात देखते रहेंगे और उस पे देखेंगे नहीं कि यार उस पे मतलब उसका रोड मैप जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड। हम या तो वही करते हैं कि ऐसे बंदे को देख लेंगे जो इतना कामयाब हो गया, फिर उसको देख के बैठे रहेंगे, हाँ यार वो हो गया तो हो गया, हम क्या करें। मुश्किल तो है, नो डाउट, हाँ इस पर तो कोई, बट आपको उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट ऐसा ही नहीं है कि इम्पॉसिबल है। हमारे साथ अगर कोई 16-17 साल के बच्चे कर सकते हैं तो इंशाल्लाह 25-30 साल का कोई ग्रेजुएट, कोई MS, कोई भी कर सकता है। यानी एक आपकी तरफ से एक अच्छी एडवाइस है लोगों को जो सुन रहे हैं कि यार अगर आपके पास कम बजट है तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है, क्योंकि दराज अब तो एक्सपेंड हो रहा है, आपको पता है, जिस तरह हमने बात की, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यार लाइक जिस तरह अमेज़ॉन आया था स्टार्ट में, तो लोगों ने अमेज़ॉन को इतना इस सीरियस नहीं लिया था। अब तो अमेज़ॉन तो एक बहुत बड़ा उसका लेवल बन गया। तो इसी तरह क्या नाम है, दराज भी जो है वो पाकिस्तान में जो है अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम छोटे लेवल पे स्टार्ट करें और कम से कम कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएं और उसको फिर देन एक्सपेंड करें।
अच्छा, ये तो हो गया, हंटिंग होगी और फिर हमने सोर्सिंग भी कर ली। अब जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अच्छा, हंटिंग भी हो गई आपकी, सोर्सिंग भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद अब आप पैकेजिंग की तरफ जाएंगे, ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे। ओके। ब्रांडिंग और पैकेजिंग को एक दूसरे का हिस्सा ही समझें। और सबसे पहले आपने चूज़ करना है कि यार आपकी जो पैकेजिंग है वो या तो मार्केट से अच्छी हो या मार्केट के स्टैंडर्ड्स पे हो। जो आपकी ओके। ब्रांडिंग है, वो आपकी जो कलर स्कीम्स है, जो आपका, अक्सर लोग बहुत ही अजीब से नाम रख लेते हैं अपनी कंपनीज़ के, बहुत अजीब से लोगो बनवा लेते हैं। और इसमें मैं कहना ये चाहूँगा कि कोशिश करें, अगर आपके पास बजट है, बेशक कम बजट लगा के आप किसी प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनर से काम करवाएं, क्योंकि उसका आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। मैंने ऐसे बेतहाशा एड्स देखे हैं जो कि पता लग रहा होता है, आजकल एआई जनरेटेड का जो दौर है, वो सबको लगता है यार एआई जनरेट कर लेता हूँ, बहुत आसान है। ऐसा नहीं है। एआई बहुत अच्छी है, बहुत कारामद टूल है, बट हर कोई उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल, एक डिज़ाइनर एआई को जैसे यूज़ करता है, मेरे जैसा आम बंदा नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं। एक ऑथर एआई को किस तरह यूज़ करेगा, मेरे जैसा आम बंदा नहीं कर सकता। तो कोशिश ये करें कि आप लाजमन किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से कंसल्ट करें, अपना लोगो बनवाएं, अच्छा कलर स्कीम बनवाएं, अच्छा नाम, मार्केट रिसर्च करें कि किस तरह के नाम चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने कोई, यानी हम ये ब्रांडिंग करते हुए और लोगों के ब्रांड्स भी देखें कि यार बिल्कुल। उनके क्या क्या लेवल है इसमें, क्योंकि वही बात है आपने जिस तरह कही कि अगर हम वही सब कुछ छोटे लेवल पे करेंगे तो वो जो इतना बड़ा कंपटीशन है उसमें आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी हम देखें अपनी फिर जो जिसकी जो भी नीश हो उसमें देखें कि जो और अच्छे ब्रांड है वो कैसे अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनकी कलर स्कीम कैसी है, उनका टेक्स्ट कैसा है, वो सब चीज़ें देखें। इसकी एक आम मिसाल है कि आपके सामने एक जगह पे साफ खाना बन रहा है और एक जगह पे गंदा खाना बन रहा है, तो आप कहाँ पे खाना खाएंगे? इसलिए यहाँ पे साफ यहाँ पे साफ खाना बन रहा है, बेशक थोड़ा सा महंगा होगा, तो आप कहेंगे यार कम से कम सेहत का तो मैं ख्याल रखूँ। अब कस्टमर के सामने आपकी प्रोडक्ट नहीं है, कस्टमर के सामने आपकी ब्रांडिंग है, कस्टमर के सामने आपकी एड क्रिएटिव्स हैं जो आपने बनवाई हुई हैं। मैं वही जो जिक्र कर रहा था, मैंने ऐसे बेतहाशा लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी मार्केटिंग पे तो पैसा लगाया हुआ है, बट अपनी ब्रांडिंग पे कोई पैसा नहीं लगाया। यानी उनके एड्स तो चल रहे हैं, उनके पैसे कट रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बट लोग ख़रीद रहे नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि साफ पता लग रहा है, एक चीज़ कन्विंसिंग ही नहीं है, एक चीज़ आप प्लीजिंग टू द आई ही नहीं है, तो आप कैसे उसको परचेज़ कर सकते हैं? तो इसलिए एक इसका जब हम भी स्टार्ट कर रहे थे, तो जब हम डिज़ाइनर की कोटेशन हमारे पास आती थी तो हमारे बड़ा दिल पे जाके लगती थी कि यार इतना पैसा, इसने तो एक तस्वीर में ही कुछ ऑब्जेक्ट लेफ्ट करने, कुछ राइट करने। बड़ा मुझे ना तकलीफ़ भी होती थी, मैं अपने दोस्त से डिस्कस भी करता था, यार ये बहुत पैसे ले रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब वो चीज़ बनी, उससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा आप। हमारी बॉटल्स पे जब हम इवेंट्स पे गए और लोगों के हमें मैसेज आए और हमारे ऐड क्रिएटिव्स के जब रिजल्ट्स आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं कहता हूँ हमने उसको दिया था ना, उससे 10 गुना से भी ज़्यादा उसकी एक एक पिक्चर, यानी सिर्फ उस ब्रांडिंग की वजह से, सिर्फ ब्रांडिंग की वजह से। और आपका फिर मेन कंपटीशन इसी चीज़ पे आ जाता है, आगे गेम ही मार्केटिंग की रह जाती है। आजकल जो ज़्यादा बेहतर मार्केटिंग करता है उसकी प्रोडक्ट बिकती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ डिस्कस करते चलें कि ये तो आप जिसका बता रहे हैं ब्रांडिंग वगैरह, ये तो उसके लिए ना जो अपना ब्रांड बिल्ड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो आम आदमी है वो तो अभी फ़िलहाल यानी किसी तरीके से दराज पे या छोटा मोटा वो प्रॉफिट कमाए। दराज पे भी देखें, जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो उसकी पिक्चर्स होती हैं, तो आपको पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए आपकी। चलें उसके बाद से डिज़ाइनर वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, बट पिक्चर्स तो आपने लेनी है। अब पिक्चर्स तो किसी की भी उठा सकते हैं आई थिंक उसमें, दराज में। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर यूनिक पिक्चर लेके आएँ, आप उसकी कोई अच्छी पिक्चर लेके आएँ, क्योंकि अब आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं कोई ऐसी पिक्चर देखता हूँ ना किसी प्रोडक्ट की जो गूगल से है, तो मुझे लगता है यार ये कोई 2 नंबरी होगी। हाँ, ये तो मैं तो बाई नहीं करता। मैं कहता कि नहीं, वो रियल लीव ही हो तो पता चल जाता है कि यार ये इधर से जो रियल लीव ही हो उसको थोड़ा सा एडिट किया हो। अब मैं एग्जांपल दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस प्रोडक्ट का मेरे साथ दराज का एक्सपीरियंस था, तो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट थी दराज पे उसी प्राइस के साथ। तो मैंने देखा कि यार इसकी थोड़ी सी सेल्स हैं, सेल्स ज़्यादा नहीं है। अब उस प्रोडक्ट का सोर्स मुझे पता था ये कहाँ से ले रहा है। मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने उसकी पिक्चर्स बेहतर ली और मैंने उसकी एक थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मुझे आती थी,
यूनिवर्सिटी टाइम से। अच्छा। तो मैंने थोड़ी सी उस पर थोड़ा सा टेक्स्ट अच्छा लगाया, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बेहतर किया और वो चीज़ लगा दी, और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर एड्स के मुझे उस पर ऑर्डर आए यानी उसमें और काफी वो फर्क चीज़ विजिबल थी। फिर जो मैं डिज़ाइन बना रहा था वो डिज़ाइन कॉपी भी हुआ, फिर बहुत लोगों अच्छा। ने उसी नीश में सेम प्रोडक्ट और डिफरेंट थोड़ा सा प्रोडक्ट उस स्टाइल से करने की कोशिश की। दराज पर जो आपकी सेलिंग थी प्रोडक्ट्स की, वो कौन सी नीश थी? वो जो हमारा स्टोर था इलेक्ट्रिकल का, उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट थी। यानी आप लोगों को जो फिजिकल स्टोर जो है उसी को आप लोग दराज पर भी लेके गए? सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स जिनका मुझे थोड़ा सा लगा कि ये चल सकती हैं। यानी आम जो लोगों की दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो देखेंगे यार हम लोग अपने फिजिकल बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस की तरफ भी लेके जा सकते हैं। और एक बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, भी है उनके लोगों ने लिए। किया भी हुआ है। लोग काफ़ी जो शॉप ओनर्स हैं, जिन फिजिकल स्टोर ओनर्स हैं, उन्होंने मैं अपनी कल परसों सुन रहा था, एक शॉप पर गया हुआ था पिंडी में। वो कहते हैं यार हमारी जो सेल होती है ये इधर जो लोग आते हैं इनसे होती ही नहीं है। बिल्कुल हाँ, ये सारी लोग हम हमसे टिकटॉक से ले रहे हैं, मतलब टिकटॉक वो वीडियोस कोई कहाँ से ले रहा है। कहते हैं हमारी यहाँ पे तो कोई सेल ही नहीं है, सही बात सारी है। हमारी ऑनलाइन सेल है। क्योंकि एक जगह आपके सामने ऑडियंस बहुत बड़ी है, मतलब पूरा इंटरनेट है। अब वो कहता है कि अभी हमने एक पिक्चर लगाई है 2 दिन में खत्म हो जाएगा सारा सारा जो माल आया हुआ है। इवन मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे तो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे होते हैं जो बेच रहे होते हैं। ये जो आपकी जो थ्रिफ्ट मार्केट जिसको लंडा कहा जाता है, वो अपना पूरा पूरा स्टॉक बेचते हैं व्हाट्सएप पे। वो मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि उनके पास कोई भी कंटेनर आता है, कोई भी लॉट आता है, कोई भी सामान आता है, तो वो उसकी पिक्चर्स लेते हैं और स्टेटस पे लगाते हैं। और आप यकीन करें, अगर स्टेटस को लगे को 15-20 मिनट हुए तो उसकी चीज़ बिक चुकी होती है, क्योंकि उसके पास एक ही पीस होता है। तो लोग तो इस तरह से भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, यानी हंटिंग होगी, सोर्सिंग होगी और ब्रांडिंग होगी, ये मेन चीज़ें जो थी एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने तीनों वो कर ली। अब हम किस तरफ आएंगे? हाँ जी, ब्रांडिंग में ही आपकी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो आप क्रिएटिव्स बनाएंगे, जो आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे। आप एक पूरी बेसिकली थीम बनाएंगे कि हम इस थीम के पोस्ट बनाएंगे और हम इस थीम की पिक्चर्स, इस थीम की मीम रील्स बनाएंगे। और मीम से याद आया, लोग मीम मार्केटिंग भी करते हैं, यानी मीम को इंक्लूड करके बहुत ज़्यादा चल रही है, ऐड चल रहे हैं उससे पूरे। बिल्कुल, हमारे तो सामने बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं कि लोगों ने मीम कल्चर को प्रमोट करते करते अपनी प्रोडक्ट को उसमें ऐसा प्लेस किया और माशाल्लाह उनके नाम भी बन गया है। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, कुछ अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हैं, बट जो फर्स्ट मूवर थे वो एडवांटेज ले ये गए। कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड लगाने से ज़्यादा सेल हो रही है? सबसे ज़्यादा तो वाइडली लोग मेटा पे ही ऐड लगाते हैं, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, और सबसे बेहतर रीच, खैर ये आपकी प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, बट सबसे ज़्यादा रीच आपको फेसबुक पे ही मिलती है। जब आप मेटा पे ऐड लगाते हैं ना, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम वो दोनों पे रीच करता है। तो जब आप ब्रांडिंग कर लेंगे तो उसी में आपकी थीम भी आ जाएगी, आपकी रील्स भी आ जाएंगी। तो आप बेसिकली एक लॉन्चिंग कैंपेन बना लेंगे, जिसमें अब आप मेटा पे कैंपेन्स चला सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपके पास बजट, अब अच्छा मेटा अलाउ करता है आप मिनिमम 300 रुपये डेली पे भी कोई अपना ऐड चला सकते हैं। अब जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, कोई भी नया ब्रांड या कोई भी नया प्रोडक्ट, तो उस पर मेटा ये रेकमेंड करता है कि आप उस पर पहले एक अवेयरनेस पोस्ट लगाएं। अवेयरनेस कैंपेन ऐसा होता है कि जो आपका ऐड क्रिएटिव है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाता है, सिर्फ प्रोडक्ट उनको दिखाता है, एक तरह से उनका इंटरेस्ट बिल्ड करता है। फिर उनके इंप्रेशन से वो डाटा लेता है, उसको उनको रीड करता है, उनका बिहेवियर कि क्या उनका इस प्रोडक्ट की तरफ रुझान है। जब आपकी वो कैंपेन कंप्लीट होती है, उससे वो डाटा कंपाइल करके एक अच्छा खासा डाटा शॉर्टलिस्ट करता है। उसके बाद अब आप उस पर सेल कैंपेन चलाते हैं। सेल कैंपेन में आपके फिर जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जो पोटेंशियल होते हैं, क्योंकि आप काफ़ी पैरामीटर सेट करते हैं, आप एज ग्रुप सेट करते हैं, आप उनके इंटरेस्ट सेट करते हैं, आप उनकी मतलब काफ़ी आपके पास ना वहाँ ऑप्शंस होते हैं, आप अपना ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन्स के बाद आप उसको सेल कैंपेन की तरफ लेके आते हैं। और इसमें बहुत आसान है, आप यूट्यूब पे जाएं और सिर्फ लिखें कि हाउ टू रन एड्स ऑन योर प्रोडक्ट्स, तो बहुत आसानी से आपको बहुत सी वीडियोस आ जाएंगी। जो भी इंसान ये करना चाहे 3-4 वीडियोस देखे, 5-6 वीडियोस देखे और उस पे उसको वो बआसानी ऐड रन कर सकता है इंशाल्लाह। और ये जो ऐड क्रिएटिव्स बनाने की बात होती है, जो जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप कोशिश करें कि जो आपके बजट में प्रोफेशनल बंदा आ सकता है उससे आप चीज़ बनवाएं।
अगर आप खुद बेहतर बना सकते हैं तो खुद बनाने की कोशिश करें, किसी से बनवा लें या खुद इम्प्रूव कर लें, बट मेन प्रोडक्ट आपका गोल जो होगा वो होगा कि मैं अच्छा क्रिएटिव बनाऊँ। अगर ब्रांडिंग का बजट ही ना हो फिर? ब्रांडिंग का बजट ना हो या एड का बजट? ब्रांडिंग का बजट नहीं है। अरे कितने लोग हैं ऐसे इनका पैसे ही सिर्फ अपना कह लें हंटिंग के, सोर्सिंग के, सब चीज़ें सीखोगे, फिर वो अब ब्रांडिंग का क्या है? फिर वो उस चीज़ पे आ जाए ना, वो प्राइवेट लेवल ना बनाए, वो कोई चीज़ जो चलती हो वो लेके बेचना शुरू कर दें। ब्रांडिंग तो लाजमी है ना, मतलब अगर आप प्राइवेट लॉन्ग टर्म के लिए ब्रांडिंग आप बेसिकली ये और अगर आप कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, आप कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसके लिए तो ब्रांडिंग लाजमी है। उसके लिए बंदा फिर ये कर सकता है कि कोई चली हुई चीज़ खरीद के वो मार्केट में बेचे आसानी से। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे करियाना स्टोर जिसको कहते हैं, सुपर स्टोर जिसको कहते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, इनमें यही होता है, चली हुई प्रोडक्ट्स हैं बस आपकी पड़ी हुई हैं। ये जो आपके इलेक्ट्रिक स्टोर्स हैं, हार्डवेयर स्टोर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एक जगह से चीज़ खरीदते हैं और दूसरी जगह पे बेचते हैं। तो आप भी बआसानी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं सस्ती कहीं से, और उसको आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेच सकते हैं, आप उसको दराज पे बेच सकते हैं। उसमें आपको कोई ब्रांडिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको सोर्स से ख़रीदनी है और आगे बेचनी है, कोई मसला नहीं। तो आपको ब्रांडिंग में क्या इश्यूज नज़र आते हैं वैसे कि यार ये आपके साथ कुछ वो ब्रांडिंग? वही मैंने आपसे जिक्र किया कि लोग कोशिश ये करते हैं कि हम किसी डिज़ाइनर को पैसे ना दें, हम ज़्यादातर खुद बेयर करें और ख़ुद कोशिश करें, एआई जनरेट करा लें और वो करवा के उस पर ऐड भी रन कर देते हैं। और ऐड रन करते हैं तो उनकी सेल्स अच्छी नहीं होती। जब सेल्स अच्छी नहीं होती तो वो उनका ध्यान जाता है कि प्रोडक्ट शायद अच्छी नहीं है, शायद फेसबुक अच्छी नहीं है, शायद मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। बट असल में ये होता है कि जैसे कि मैंने 2 किस्म के लोगों को मैंने देखा, हमारा सेम प्रोडक्ट था, वो बंदा बेच रहा था बट इंतहाई एमेचर ऐड था। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा मैं जो भी आपकी मार्केटिंग का बंदा है मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं बात करा देता हूँ। मैंने कहा आप हमारे डिज़ाइनर से बनवा लें, थोड़ा बेहतर चीज़ बना लें, आपका ऐड जो है आप उस पर ऐड तो रन कर रहे हैं बट वो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा आप कितने की बनवाते हैं चीज़, जो आपकी पिक्चर होती है, रील होती है? मैंने उन्हें प्राइस बताई तो कहते हैं हम तो आधे पैसों में बनवाते हैं, मतलब अगर आप 5,000 की बनवाते हैं हम तो 2500 की बनवाते हैं। मैंने कहा आपके सामने रिजल्ट है, मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो आपको हैरानी होगी कि हमारी प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करी और आपकी कैसा परफॉर्म करी है, जबकि चीज़ सेम है। सेम तो नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब एक एटीट्यूड ये था। दूसरा एटीट्यूड ये था कि सेम चीज़ें मैंने एक और देखी, एक और प्रोडक्ट में देखी। मैंने उससे जब रब्ता किया तो वो लड़का था यंग सा, बहुत खुश हुआ और उसने कहा जी आप मुझे बिल्कुल दें डिज़ाइनर, मैं करना चाहता हूँ, मैं ग्रो करना चाहता हूँ। तो उसको ये चीज़ समझ आ गई, यानी वो पैसे बचाने के चक्कर में उसकी सेल जा रही है। आप अगर लगाएंगे नहीं पैसे तो पैसे फेसबुक इनसे आएंगे भी नहीं। लाजमी है कि आप ब्रांडिंग पे थोड़ा सा पैसा लगाएं, आप ऐड पे थोड़ा सा पैसा लगाएं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब अगर आप डेली का 300 रुपये का ऐड चला रहे हैं तो उससे आपकी 600 सेल्स आ जाएं या 300 सेल्स आ जाएं, उससे आपकी सेल्स 5-10 ही आएंगी अगर आपका बहुत अच्छा ऐड है, या 3-4 आएंगी अगर आपका नॉर्मल ऐड है, 6 आ जाएंगी बहुत ही अच्छा है अगर ऐड है। तो ऐसा नहीं हो सकता। मंथली आउटपुट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है जी। अगर आप उसको ऑब्वियसली अगर आप उसके पैसे बढ़ाएंगे तो उसकी रीच बढ़ेगी, ज़्यादा लोग देखेंगे, इंशाल्लाह ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो इन्वेस्ट करना लाजमी है और पे बैक इंशाल्लाह आपको लाजमी मिलेगा, आपको आपका फ्रूट लाजमी मिलेगा अगर आपने राइट स्टेप्स लिए तो इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या अब? यानी हमने हंटिंग कर ली, सोर्सिंग कर ली, ब्रांडिंग भी कर ली जी, देन अब स्टार्ट कर दें। हाँ, फिर आप लॉन्चिंग की तरफ आ जाएंगे, आप एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, आप थोड़ी सी लोगों में थोड़ा सा लोगों को गैस कराएंगे, आप अच्छी एकदम से मार्केटिंग करेंगे अच्छी, और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी। इस सब में आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोशिश ये करें कि प्रोडक्ट में कोई, जैसे हमारे यहाँ पे एक कायदा ही बन गया कि लोग कोशिश करते हैं कि यार कोई किसी न किसी को कोई धोखा दे दें। कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें कि यार वो चीज़ बहुत अच्छी हो। वो मेरा एक दोस्त है, वो ना अमेज़ॉन पे काम करता है। उसका एक दोस्त है, वो कहता है कि मैं ना अमेज़ॉन पे चीज़ ऐसी देता हूँ कि कस्टमर दोबारा आया। यानी थोड़ी सी खराब देता हूँ कि यार दोबारा जो है वो दोबारा वो घूमता ही रहे। तो ये वाला चक्कर ना कीजिए। हाँ, ये ऐसा ही है। लोग कहते हैं कि यार ये अगर सारी ज़िंदगी यही इस्तेमाल करता रहेगा तो फिर ये वापस कब आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप नेक नियति के साथ
कोशिश करें, आप नेक नियति के साथ चलें तो इंशाल्लाह रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, आपके पास वापस आएगा। जैसा कि जुनैद जमशेद ने भी अपनी स्टोरी में बताया कि उन्होंने जब इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो उनसे वादा लिया था, उनके जो भी थे, आई थिंक मुफ्ती तकी थे, उन्होंने कहा था कि वो और उनके पार्टनर से वादा लिया था कि तुम लोग किसी को धोखा नहीं दोगे, लोगों के फ़ायदे का काम करोगे। तो आप नेक नियति से काम करें, आप लोगों के लिए काम करें, तो इंशाल्लाह आपको लाजमी फ़ायदा होगा। तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए और आपकी ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए, बस आप फिर लॉन्च करें। और इस सब में आपकी फ़िज़िकल स्टोर है तो आपका अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप अगर ऑनलाइन है तो तब भी आपकी कस्टमर सपोर्ट और आपकी अखलाक अच्छा होना चाहिए। फिजिकल स्टोर वालों को तो एक प्लस पॉइंट है, लोग जल्दी यकीन कर लेते हैं कि यार एक जगह पर इनकी शॉप है, डायरेक्ट बंदा चला जाएगा अगर कोई इशू भी हो। ये एक फ़ायदा है उनको बहुत बड़ा। सोशल मीडिया पे सीइंग इज़ बिलीविंग आजकल, मतलब जो लोग देख रहे हैं वो लोग ख़रीद रहे हैं। आप देखें टॉय मार्केट कितनी बढ़ गई है ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा। आप देखें ये जैसे मैंने थ्रिफ्ट मार्केट का जिक्र किया, वो कितनी बढ़ गई है। तो हर चीज़ की आप जितनी वीडियोस अच्छी डालेंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे आपको। तो आप अब एक अच्छी कस्टमर सपोर्ट के साथ, अब आप एक अच्छे सोशल मीडिया हैंडलर्स के साथ चलें, कोशिश करें आप खुद कर लें। अगर आप खुद नहीं कर सकते, आपके पास बजट है, तो बहुत सी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, आप उनको आउटसोर्स कर सकते हैं, वो आपका सोशल मीडिया हैंडल करते हैं आपके बिहाफ पे, ऐसे ही। और इस तरह से आप इसको चला सकते हैं इंशाल्लाह। व्हाट अबाउट मार्केटिंग, मार्केट कैसे करें अपने प्रोडक्ट को? इसके लिए भी हमारे सोशल मीडिया एजेंसीज भी मौजूद हैं जो कि आपकी मार्केटिंग को हैंडल करती हैं। उसके अलावा आपको, जैसे मैंने जिक्र किया, अगर आप किसी से ग्राफिक्स बनवा लें या अच्छे ग्राफिक्स आपको खुद आते हैं, आप खुद बना लें पिक्चर्स या वीडियोस, तो मेटा ऐड रन करना कोई मुश्किल नहीं है। आप मैं उसको खुद सीख अपने सकते हैं प्रोडक्ट की मार्केट कर बहुत सकूं? आसानी से इंशाल्लाह। कैसे? बस आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिस पे आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल्ड हो। वो आसानी से आप बना सकते हैं, नया पे, सादा पे, जैज़ कैश, किसी पे भी। मेटा की बात कर रहे हैं आप? मेटा के लिए ओके। मतलब आपके पास कोई एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप अपनी अमाउंट डालेंगे जो कि डिडक्ट हुआ करेगी। ओके। और फिर आप यूट्यूब से देखें कि मेटा एड्स आपने कैसे रन करने हैं, और आप मेटा पे रन कर सकते हैं। यूट्यूब पे रन करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सब कुछ है, आप सर्च करें और आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ से भी मुश्किल हो तो आप चैट जीपीटी से कहें कि मुझे एक बच्चे की तरह समझाओ कि मैंने मेटा एड्स कैसे रन करने हैं, तो चैट जीपीटी भी आपकी उसमें मदद कर सकती है। सही सही। अच्छा, प्रोडक्ट भी हमारा अच्छा हो गया, फिर ब्रांडिंग भी अच्छी होगी और मार्केटिंग भी होगी। अब प्रोडक्ट जो डिलीवर करना, उसमें क्या प्रोसीजर है? हमारे पाकिस्तान में काफ़ी कुरियर कंपनीज़ हैं जो कि आपको COD अकाउंट्स बना देती हैं और जिनसे आप बहुत आसानी से डिलीवर कर सकते हैं। इसमें भी जैसे आपने सोर्सिंग में पैसा बचाना है और साथ देखना है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी भी हो, इसी तरह आपने डिलीवरी में भी देखना है कि चीज़ भी आपकी कम पैसों में जाए, साथ में एफिशिएंट भी हो। यानी कुछ डिलीवरी वाले ऐसे भी हैं जो कि चीज़ को बहुत लटका देते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनकी सर्विस बहुत अच्छी है। अब दोनों की खासियत ये है कि जिनकी सर्विस बहुत अच्छी है वो बहुत महंगे हैं, और जो बोर्ड लटका देते हैं वो बहुत सस्ते हैं। तो आप कोई म्याना रवि इख्तियार करें और कोई दरमियान का एक ऑप्शन देखें जिनकी सर्विस भी अच्छी हो और जिनकी डिलीवरी भी अच्छी हो। क्योंकि मसला ये पेश आता है कि जब किसी कोरियर कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं है तो आपका कैश फ्लो रुक जाएगा। अगर तो आप COD पे काम कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे, तो जितनी भी पेमेंट कलेक्शन होगी वो डिलीवरी करेगी, मतलब कोरियर कंपनी करेगी। सारा पैसा आपका आएगा कोरियर कंपनी के पास। अब कोरियर कंपनी अगर आपको पैसा देने में डिले करती है तो आपका जितना भी साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर बैकअप पे ज़्यादा पैसे नहीं है, बिल्कुल हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की सेल की हो, तो कुरियर कंपनी हो सकता है आपके 5 लाख फंसा दे, 4 लाख फंसा दे। अब आप बिजनेस में तो आपने री इन्वेस्ट करना होता है, तो अब आपको री इन्वेस्ट करने के लिए आप उस अमाउंट पे आप मतलब हैंडीकैप हो जाएंगे एक तरह से, आपको रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये इंश्योर करें कि आपकी कोरियर सर्विस जो है वो भी अच्छी है। आप उनसे मेक श्योर करें कि ऐसा भी ना हो कि बहुत महंगी हो, ऐसा भी ना हो कि बहुत सस्ती के चक्कर में आप बहुत ख़राब चीज़ पे चले जाएं। क्योंकि ऐसे चीज़ें भी हमने देखी हैं कि हमारी क्योंकि ग्लास बॉटल्स होती हैं हमारी प्रोडक्ट की, तो ग्लास बॉटल टूट गई और कोरियर कंपनी हमें बता भी नहीं रही, हफ्ते बाद बताते हैं जी आपकी बॉटल तो टूट गई है। तो हम कहते हैं यार कम से कम हमें बताओ। उसका नुकसान ये हुआ कि कस्टमर जो था वो इंतज़ार में था, हम भी इंतज़ार में थे, कस्टमर का ट्रस्ट टूट गया कि यार कोई मसला हुआ। फिर हम दोबारा भेजेंगे कस्टमर को
पता नहीं पहुंचेगी या नहीं। अक्सर ऐसा हुआ है कि कस्टमर की सिटी से चीज़ वापस आई है और वहाँ लिखा हुआ है कि कस्टमर कॉल नहीं पिक करता। जब हम कस्टमर को कॉल करते हैं तो कस्टमर कहता है कि मुझे तो कोई कॉल नहीं आई। तो इस तरह के मसाइल होते हैं, इसलिए इंश्योर करें कि किसी अच्छी इसमें आपके वो courier पैसे तो service कट के साथ। जाते हैं ना इस पे? हाँ, आपको कोई ना कोई कॉस्ट भी देनी पड़ती है ऑब्वियसली। जो आपका पैकेज गया और वापस आया तो आपका तो टाइम भी वेस्ट हुआ, आपके पैसे भी वेस्ट हुए हैं। तो और आपका एक कस्टमर भी हो सकता है दोबारा ऑर्डर करता है या नहीं करता। तो आप कोरियर कंपनी का इंतखाब सोच समझ के करें और कोशिश करें कि किसी अच्छी कोरियर कंपनी से आपका ताल्लुक हो। ये वैसे मसला ज़्यादातर तभी आता है कि अगर आपका प्रोडक्ट हैवी है। अगर तो आपका प्रोडक्ट आधा किलो 1 किलो का है तो फिर तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो अब इंशाल्लाह आप किसी भी कोरियर कंपनी पे जा सकते हैं जो मेन स्ट्रीम ही है हमारी। बट अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा हैवी है, 1.5 किलो 2 किलो इस तरह से उसका वेट है। या जिस तरह आपने कहा कि अगर ग्लास की बोतल या हाँ, ग्लास वाला फ्रेजाइल आपका अगर कुछ आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्रेजाइल है, फिर भी आपको मसला हो सकता है। तो इसका ध्यान उसमें रखें ख्याल लाजमी। रखें कि अच्छे क्योंकि अगर आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गया तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, आप री इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको फिर लाजमी किसी से लोन लेना पड़ेगा। फिर वो एक प्रैक्टिस बन जाएगी कि यार वहाँ से पैसे अटकते हैं वापस आते हैं। इसलिए आपका कैश फ्लो बहुत स्मूथ होना चाहिए और आपको पता हो कि इन पैसों का मैंने करना क्या है। ऐसा ना हो कि अच्छी सेल्स आएँ और आप उन पैसों से फिर याशी कर रहे हो। उसको आपने स्मार्टली इन्वेस्ट करना है वापस अपने बिजनेस में। इस पर अगर हम थोड़ी सी बात करें कि ये जो पैसों का बैकअप है इसको कैसे मैनेज करना है, यानी जो आपके इन जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको हम कैसे हैंडल करें? देखें, एक तरीका तो ये है कि आप री इन्वेस्ट करें जितना भी आप कमा रहे हैं और एक सर्टेन पॉइंट तक आप वेट करें कि मेरा जब ब्रेक इवन क्रॉस हो जाएगा या जब मुझे लगेगा कि प्रॉफिटेबल है तो मैं तब इसमें से प्रॉफिट लूँगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको फिक्स रखें कि यार मेरा 10% अगर प्रॉफिट है और अगर मुझे 1 लाख रुपए आ रहा है डिलीवरी से तो मैंने 10,000 ही रखने हैं अपने पास। 90,000 जो है वो मेरी कॉस्ट थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉस्ट को ही कंज्यूम कर लें। अगर आप कॉस्ट को कंज्यूम कर लेंगे तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि हमारे साथ भी ऑब्वियसली ये मसला हमें फेस हुआ स्टार्ट में। फिजिकल स्टोर में भी, हमारे प्राइवेट लेवल में भी, दराज पे भी ये मसला फेस हुआ कि जब कैश फ्लो आता है तो बंदे को समझ नहीं आती कि अब मैं इसका करूँ क्या। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो री इन्वेस्ट करते हैं। पी काटना एक कॉमन टर्म है कि 2 साल की पी काट ली, 6 महीने की काट ली कि इसके बाद हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल हुआ है, अब मैं इतना चीज़ विड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखें कि जितने आपको पैसे आ रहे हैं ऐसा ना हो कि आप वो सारे ही कंज्यूम कर दें। यानी कॉस्ट वाली भी कर लिया, प्रॉफिट भी कर हाँ, लिया और फिर अब तो अगेन इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये तो फिर आपका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। सही। अच्छा, हम लोगों ने डिलीवर भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। हमारे यहाँ लोग रिव्यूज़ को इतना मतलब मैटर नहीं करता कि यार रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, बस ठीक है जो प्रोडक्ट चल रहा है। रिव्यूज़ जो है वो कितना ज़रूरी, रिव्यूज़ जो है वो कितने ज़रूरी हैं? बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपका हो सकता है क्रिएटिव इतना अच्छा परफॉर्म ना करे जितना कस्टमर वॉइस परफॉर्म करे। यानी अगर आप मेरे कस्टमर हैं और आपने प्रोडक्ट यूज़ किया है तो आपका जितना भी फैमिली है, आपका हल्का अहबाब है, आप उसमें लाजमी बताएंगे कि यार ये चीज़ अच्छी है। आप उसके लिए वाउच करेंगे और मेरा एक ब्लाइंड ट्रस्ट उस प्रोडक्ट पे बन जाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना आपने। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप लोगों से रिव्यूज़ लें भी, अपनी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, कमेंट्स में, स्टोरीज़ पे, कहीं भी जहाँ आप ले सकते हैं आप रिव्यू लें। हम लोगों ने ये चीज़ अब भी करते हैं और पहले भी शुरू से करते आ रहे हैं। हमारे जो बड़े शहर हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, फैमिली इवेंट्स। तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को फ्री ट्राई करवाते हैं और हम लोगों से रिव्यूज़ भी लेते हैं ऑन स्पॉट कि आप रिव्यू दें, आपने प्रोडक्ट ट्राई किया है, आपने टेस्ट किया, आपको कैसा लगा। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। यानी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब देखूँगा कि इस चीज़ के इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं तो ऑब्वियसली मैं उसको ख़रीदने में जल्दी करूँगा। दराज पे भी ऐसा ही है, जब आपकी चीज़ डिलीवर हो गई है तो आप एक अच्छा सा मैसेज करें अपने कस्टमर को, अपने बायर को, उसको एक अच्छी सी ग्रीटिंग दें और उससे पूछें कि क्या उसकी प्रोडक्ट ठीक चल रही है, वो सेटिस्फाइड है। अगर वो कहता है मैं सेटिस्फाइड हूँ, आपको एक रिप्लाई आ जाता है, तो आप उसको कहें कि हमारे पेज पे रिव्यू दे, हमारी प्रोडक्ट पे रिव्यू दे। और जितने आपके रिव्यूज़ अच्छे होंगे
दराज पे आपकी प्रोडक्ट उतनी रैंक करेगी। सेम इन शॉपिफाई, या अगर आपने अपनी पर्सनल स्टोर बनाया हुआ है तो वहाँ पे भी आपके जितने रिव्यूज़ आएंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो पॉपुलर होगी, ज़्यादा ऑथेंटिक होगी, ज़्यादा लोग उस पर ट्रस्ट कर सकेंगे। यानी शुरू में हम फैमिली से भी रिव्यूज़ ले सकते हैं, यानी अपने दोस्तों में प्रोडक्ट सेल की, फैमिली में सेल की, उनसे रिव्यूज़ लें ताकि थोड़ा बहुत उसमें स्टार्टिंग बिल्कुल हर किसी से आप अपनी प्रोडक्ट ट्राई करवाएं, लोगों को उनसे रिव्यूज़ लें, उनसे कहें कि लोगों को बताएं। तो रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्निंग कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कस्टमर ने आपसे कोई चीज़ ले ली है, अब वो दोबारा आपसे ख़रीदने जब आ रहा है तो आप उससे लाजमी पूछें कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद आई, जो आप दोबारा ले रहे हैं, और आप उसका रिव्यू रिकॉर्ड करें। कोई वॉइस मैसेज हो, कोई मैसेज हो, किसी तरह से भी आप लोगों तक पहुँचाएँ कि लोग आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके खुश हैं। सही वैसे ये बहुत हेडेक है मतलब सारी बातें जब भी हमने नोट की, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है वैली, एक बिजनेस में एक डिपार्टमेंट है। एंटरप्रेन्योर इसीलिए फिर कहते हैं कि उसकी वर्थ भी है कि वो इतनी मुश्किल चीज़ों से गुजरता है, और एट द एंड इंशाल्लाह जो चीज़ बिल्ड होती है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप हरफन मौला हों, ये सब आप खुद करें, लाजमी नहीं है। मतलब आप एक टीम रख सकते हैं, आपके पास अगर पैसे हैं तो आप किसी को हायर कर सकते हैं जो ये काम करे, आप सिर्फ मतलब आप सुपरवाइज़ कर लें चीज़ें। तो ये सब अगर आप अकेले भी करें तो भी चीज़ आसान है। जैसे हमारे केस में हमारे कुछ दोस्तों की हमने हेल्प ली कि यार आप मुझे इसमें सपोर्ट कर दें, तो उन्होंने बिल्कुल की सपोर्ट। और कोशिश करें अगर आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लें, एक सीईओ, एक रेस्टोरेंट के सीईओ जिसकी पाकिस्तान में काफ़ी ब्रांचेस हैं, उन्होंने एक टॉक में जिक्र किया कि मेरी पहली ब्रांच के बहुत से मसाइल तब हल हुए कि जब मैंने एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ब्रांच मैनेजर हायर किया। तो जो मसले मेरे से हल ही नहीं हो रहे थे वो मसले उसने आके कुछ दिनों में ही हल कर दिए। तो इसलिए अगर आप हायर कर सकते हैं, यानी अगर आपका इस लेवल का बिज़नेस है तो आप लाजमी प्रोफेशनल को हायर करें। और जब आपकी इंशाल्लाह ये चीज़ बिल्ड हो जाएगी तो अब ये प्रॉपर एक कंपनी है, अब आप इसको एक्सपैंड करें। जब ये लॉन्च हो गई है तब आप कोशिश करें कि इसकी एक्सपेंशन की तरफ जाएं। अगर अभी आप एक शहर में आपके पास एक स्टोर है, आप कोशिश करें दूसरे शहरों में जाएं। स्टोर नहीं खोल सकते तो कोई होल सेलर आप ऑन बोर्ड ले लें। अगर आपका स्टोर सिर्फ पाकिस्तान में है तो आप कोशिश करें उसे एक्सपोर्ट करें। तो मतलब एक्सपेंशन की तरफ ये एक्सपेंड वाली मेंटालिटी तो हमारे बहुत से पाकिस्तानियों में नहीं है। इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको कि एक्सपेंड क्यों नहीं कर पाते हम? मेरा ख्याल से काफ़ी मुश्किल है। एक बहुत, मैं ये नहीं कह रहा और आप किसी और सिटी में चले जाएं, कम से कम लाइक उसी सिटी में रह के आप काम कर लें इस तरह। क्योंकि हम लोग में भी सेटिस्फेक्शन हम में आ जाती है कि यार बस जो है वो काफ़ी है। और एक जब आप 2 ब्रांचेस पे जाएंगे, जब आप एक्सपैंड करेंगे तो आपके ऑपरेशन ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बिल्कुल हमारे ये जो इंटरनेशनल चेन्स हैं, फूड चेन्स हैं, इनके ऑपरेशंस बहुत बेहतरीन होते हैं। जो अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लोकल चेन्स भी हैं, जैसे कि सेवर एक बड़ी मिसाल है, वो अब माशाल्लाह इंटरनेशनल ग्लोबल भी जा चुका है, वो पाकिस्तान में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उनके ऑपरेशंस बेहतर हो रहे हैं। तो इस सब में बहुत ज़्यादा काम चाहिए। इसमें आपको प्रोफेशनल टीम चाहिए, आपकी ऑपरेशन, आपके रूल्स, आपकी HR, हर चीज़ बेहतरीन होनी चाहिए। तो शायद इसलिए लोग झिझक करते हैं कि यार जो हमारा बिज़नेस चल रहा है हम उसी पे फोकस करते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे अब नए लोग आ रहे हैं, जैसे कोई फैमिली बिज़नेस है तो कोई उनका यंगर जनरेशन आ रही है तो वो एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं जिसमें पॉसिबल होता है। तो ये खुशाइन चीज़ है। अच्छा सुभान भाई, हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पर बात कर ली, ठीक है, लेकिन अगर इस इशू पे बात करें, बहुत सारे लोग जो भी सुन रहे होंगे उनको भी पता होगा कि यार स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, अपने सर्कमस्टांसेस में देखते हुए कि हम ये स्टेप रखते हैं, ये हमने पूरा एक रोड मैप भी बना लिया है, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड भी बिजनेस से हो सकता है या उनकी स्टडी भी हो सकती है, उसके बाद भी सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते? इसकी क्या कोई एक बड़ी वजह बताएं। मेरा ख्याल से खुद एतमादी कम है हमारे माशरे में। जो उनसी फैमिलीज़ में लोग बिज़नेस नहीं कर रहे होते वो मोटिवेट नहीं करते लोगों को। उसके अलावा पीयर प्रेशर, मतलब हमारे यहाँ पे पिछले कुछ सालों में जो एक जनरेशन गुजरी है जॉब माइंडसेट की गुजरी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा उनके नज़दीक जो सक्सेस है वो एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी जॉब से पैसा है, उन्हें बिज़नेस एक हेडेक लगता है। तो खुद एतमादी नहीं है, पीयर प्रेशर है, एक फेल होने का डर भी है कि यार व्हाट इफ़ मेरा काम नहीं चलता। तो ये व्हाट इफ़ मरवा जाती है ज़्यादातर।
और जिन लोगों में ये नहीं भी है तो उन लोगों में वो डिले कर देते हैं अपना स्टेप लेना, यानी वो परफेक्ट प्लान की इंतज़ार में रहते हैं। मैंने बेतहाशा ऐसी स्टोरीज पढ़ी हैं जो कि स्टार्ट हुई थी तो उनका प्लान जो था वो बहुत ही, जिसको कहते हैं बकवास प्लान था, अच्छा। बहुत ही ख़राब प्लान था। यानी उन्होंने जब स्टार्ट लिया था तो बिल्कुल भी उनका प्लान अच्छा नहीं था, और वो यही कहते हैं कि यार मैं अगर परफेक्ट प्लान का वेट करता तो मैं कभी इस स्टेप तक पहुंच ही ना पाता। तो इसलिए जब आपके दिमाग में एक स्टेप आ गया, आपको एक समझ आती है चीज़, तो बस आप अल्लाह पे तवक्कल करें और स्टार्ट करें। तो परफेक्ट प्लान का वेट ना करें, परफेक्ट सर्कमस्टांसिस का वेट ना करें, बस आप स्टेप लें और शुरू करें, और लोगों की ज़्यादा परवाह ना करें, फेलियर की भी ज़्यादा परवाह ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप फेल हो सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट लूज़ हो सकती है, तो हाँ बैकअप पे आप कुछ रखें। ऐसा ना है कि आप अपने सारे रिसोर्सेज किसी पता बिजनेस चले में घर लगा में दें, खाने के हाँ घर पैसे नहीं बेच के ना आप स्टार्ट कर दें कुछ, तो आप बैकअप हाँ, लाजमी ये बड़ी रखें। ज़रूरी बात है कि चीज़ें बेच कर बिजनेस नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग जो है वो, मतलब एक जनरल ओपिनियन है कि ना करें तो बेहतर है, यानी आप अपनी फैमिली को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को, तंग ना करो। आपको उनको ना सूली पे चढ़ाएं। आप कोशिश करें कि आप सेफ खेलें, बट रिस्क लेके भी लोगों ने बहुत बहुत काम किए हैं माशाल्लाह से। बहुत सी ऐसी स्टोरीज आती हैं कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे और बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट से उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। तो खैर, आप कोशिश करें कि जितना रिस्क अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें और बस स्टेप लें। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपैंड करना चाहिए तो बस स्टेप लें, एक्सपेंशन की तरफ जाएं। वेट ना करें कि कोई अच्छा मैनेजर आएगा या मेरा बेटा आएगा या कोई और आएगा, बस आप स्टेप लें, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। सही। अच्छा, इस पर हम अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपके पास कोई एडवाइस हो जो आप सुनने वालों को देना चाहते हैं। सबसे पहले तो एक जो मैंने चीज़ अपने दोस्तों में भी देखी है, अपने आप में भी देखी है और लोगों में भी देखी है कि आप हर किसी के मशवरे को इम्पोर्टेंस ना दें। आप, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, वो हाँ, सही। हो सकता है एक आदमी जो गाड़ी के बारे में, वो एक मशहूर जोक है कि जिसको कुछ पता ही नहीं है गाड़ी के बारे में वो कहता है यार महंगी ले ली है तुमने गाड़ी। जिसको जानवरों के बारे में पता ही नहीं है वो कहता है तुमने जानवर महंगा ले लिए। तो हाँ, जो जिसको पता है, जिसका एक्सपीरियंस है, जो कि एक समझदार मैच्योर आदमी है, उसकी आप एडवाइस सुने। औरत की भी सुन लें, औरतें ऑफेंड ना हो जाए तो आप सुने, कोई ऐसा मसला नहीं है, बट हर अरे गहरे की ना सुने। यानी एक आदमी जिसको आइडिया ही नहीं है एड क्रिएटिव्स का, आप उसकी एडवाइस मत सुने। जिसको आइडिया ही नहीं है ब्रांड का, ब्रांडिंग क्या होती है, आप उसकी एडवाइस मत लें ब्रांडिंग में। हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन चीज़ है कि हर चलता फिरता बंदा मुफ्त मशवरा दे देता है कि यार आप ये ऐसे तो ना पता करें। नहीं पाकिस्तानियों में कोई मसला है, मतलब हर चीज़ का ये मुझे पता ह्यूमन है, हर नेचर ही है चीज़ का मेरा मुझे ख्याल से, पाकिस्तानियों को नहीं रखते हैं ह्यूमन नहीं, नेचर ही है। लेकिन वो इतने उससे बता रहे थे ना कि यार कंफर्म बंदा कहते यार इसको तो पता होगा। हाँ, तो फिर बंदा ऐसे में उन पे शक करता है कि जिनको चीज़ें पता होती हैं। इसलिए आप उसकी एडवाइस लें जो आपको लगता है कि यार क्रेडिबल है। जो हर आपकी किसी फील्ड की में एडवाइस ना एक्सपर्ट है। लें और मशवरा भी लें लोगों से। यानी ऐसा नहीं है कि आप सारे फैसले खुद लें, हदीस भी है कि मशवरे में बरकत है, तो आप मशवरा लें लोगों से, कोई ऐसा मसला नहीं है जो कि बट उस चीज़ को जानता हो। अब गाड़ी लेने के लिए आप मैकेनिक से मशवरा कर सकते हैं, जिस दोस्त ने गाड़ी रखी हो उससे मशवरा कर सकते हैं। अब किसी अरे गहरे बंदे से तो नहीं मशवरा ले हाँ, सकते। एग्जैक्टली। तो एक तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो बिज़नेस बनाने का प्रोसेस है, गोल से ज़्यादा उस प्रोसेस से अगर आपको मोहब्बत होगी तो बिज़नेस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी ये ब्रांडिंग करना, ये कैंपेन्स में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ट्राई करना, इस प्रोसेस से अगर आपको मोहब्बत होगी तो एक्सपेंशन, बिजनेस क्रिएशन, ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी भी हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि अब आपको उस प्रोसेस से मोहब्बत हो जाएगी, अब आप एक ग्रेटर गुड के लिए काम कर रहे होंगे। हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि यार मैं जॉब्स क्रिएट करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, मैं लोगों के लिए काम क्रिएट करना चाहता हूँ, या मैं एक कंपनी को बिल्ड होते देखना चाहता हूँ। आपका गोल कुछ भी हो सकता है। तो आप इस प्रोसेस से अगर आप मोहब्बत आपको होगी, यानी आपका पूरा फोकस गोल्स पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, गोल्स आपके होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए कि हमारा इवेंचुअली हमने यहाँ तक पहुँचना है इंशाल्लाह। तो ये आपका फुल फोकस गोल्स पे नहीं होना चाहिए, आपको प्रोसेस से मोहब्बत हो जानी चाहिए। यानी प्रोसेस में जब तक इंटरेस्ट है आपके गोल्स खुद ब खुद अचीव होते रहेंगे। जी। और एक आखिरी एडवाइस यही है कि अल्लाह पे भरोसा रखें। आप जो भी काम कर रहे हैं, वन ऑफ द कोर थिंग। हाँ बिल्कुल, आप कोशिश करें कि, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद तो कुछ और है,
अल्लाह ने इंसान को किसी और मकसद के तहत बनाया है जो हम समझते नहीं हैं। तो आप अल्लाह पे तवक्ल करें, अगर आपको नुकसान भी होता है तब भी आप अल्लाह पे तवक्ल करें, जब आपको फ़ायदा होता है तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और हिम्मत ना हारें। इंशाअल्लाह दुआ करते रहें अल्लाह से, कोशिश करते रहें और बस हार ना माने। ऐसा ना हो कि ये एक मैं स्कॉलर की ही सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक कारोबार करने का मकसद है कि हम उसके उन असूलों पे चलें जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हमें बताए हैं। यानी उसका मकसद सिर्फ अगर आपके लिए ये बन जाएगा कि हम उन असूलों को पूरा करें, उन फ़रामीन को पूरा करें जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हमें बताए हैं, तो वो चीज़ इंशाल्लाह आपके लिए दुनिया में तो बायस खैर होगा ही और आखिरत में भी इंशाल्लाह आपके लिए बायस खैर होगा। हराम हलाल का फ़र्क लाजमी रखें जी, और हर चीज़ में आप कोशिश करें कि नमाज बाकायदगी से हो और हर छोटी चीज़ में भी आप खास तौर पे कारोबार में जो झूठ ना बोलें। रिटर्न करने के बारे में बहुत हदीसें हैं कि जो चीज़ आपके पास है, मतलब जो चीज़ कोई लौटाने आता है तो आप उसको लौटाएं। और लोग भी बताते भी हैं कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कम होती है, बट आप वेस्ट पे चले जाएं, आप बड़े मुल्कों में चले जाएं तो वहाँ पे रिटर्न करने पे लोगों को कोई मसला नहीं होता। यहाँ तो लिखा होता है कि रिटर्न नहीं होता। हाँ, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, तो इस चीज़ से बचें। बस इंशाल्लाह यही है और मेरी दुआ भी है कि जो कोई भी इससे कुछ भी इंस्पिरेशन लेता है या कुछ सीखता है या कोई स्टेप लेता है तो अल्लाह आपके काम में बरकत डाले, और किसी को भी किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो वो आपसे, वो हमसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सुभान भाई, हमने स्टेप बाय स्टेप, बल्कि इससे आई थिंक सुनने वालों से ज़्यादा मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है इससे। आई होप कि लोगों को मुझे भी बड़ा फ़ायदा हुआ है कि सब दोहरा के। हाँ, वो एक ये है कि याद दहानी होगी आपको। तो लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा है कि हमने ये पॉडकास्ट वैसे इसीलिए रखी थी ताकि कोई ले मैन जो है उसको पता चले कि मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूँ। सबसे बड़ा इशू यही आता है कि वो जो एक सक्सेसफुल पर्सन जो सक्सेसफुल जो बिजनेस मैन है और एक जो ले मैन है उसमें इतना बड़ा गैप है कि वो उस लेवल पर आके बात ही नहीं कर रहा जिसमें उसको समझ ही नहीं आ रही और जिसकी वजह से वो स्टार्ट भी नहीं कर पा। बहरहाल बहुत अच्छा रहा आपसे ये सब कुछ सीखने में, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। आई होप कि जो लोग अभी तक सुन रहे होंगे उनको बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा इससे। और ये है कि ये एक ऐसा नहीं है कि ये सब जो हमने बातें की ये नामुमकिन है कि यार बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, बल्कि इसमें ये है कि हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं, बट उसके बाद भी आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सुभान भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।